रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने रात 10 बजे नहीं बल्कि रात 8 बजे ही बोला है। बहुत सारे मैंने आप लोगों से कमेंट्स में पूछा, बहुत सारे लोगों से कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए भी पूछा, तो ज़्यादातर जो लोगों ने मुझे राय दी और लोगों ने मुझे बताया कि रात के 8 बजे कहानी डालना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 10 बजे बहुत सारे लोग सो जाते हैं और उस समय अगर वो नहीं सुन पाते हैं तो आपकी वीडियो को बूस्ट भी नहीं मिल पाता। हमारे प्रिय मित्र हैं, बहुत अजीज़ हैं, हमारे दिल के ख़ास हैं, हमारे डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब, उन्होंने भी हमें कॉल किया और कॉल करने के बाद में उन्होंने हमसे कहा कि मलिक साहब, अगर बेहतर हो आपके लिए तो वो ये हो सकता है कि आप रात के 8 बजे वीडियो पोस्ट कर दें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो पॉसिबल है, मैं इतना कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार आजमाइए, और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर आप रात के 8 बजे वीडियो डालेंगे तो आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा और फिर मैंने इस चीज़ पर गौर भी किया कि रात के 10 बजे अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो 10:30-11 बजे तक ऑलमोस्ट इंडिया में जितने लोग होते हैं वो सारे सो जाते हैं, तो महज 1 घंटे का समय मिलता है और सुबह को वीडियो को बूस्ट मिल नहीं पाता। तो इसलिए हम अब से कोशिश करेंगे और आइंदा से हमेशा यही सिलसिला रखेंगे कि रात के 8 बजे ही आप लोगों को वीडियो पोस्ट करके दे दिया जाए, और वो बाई चांस या फिर कोई कोइंसिडेंट या फिर कोई इत्तेफाक ऐसा हो कि जिसमें वीडियो लेट हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब से कोशिश यही रहेगी कि रात के 8 बजे ही वीडियो डाला जाए। और दोस्तों, आज रात के 8 बजे मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ, हालांकि ये इंसिडेंट साल 2023 में हुआ था, लेकिन अब से महज 1-2 दिन पहले यानी कल के दिन इस केस के अंदर फैसला आया है। लेकिन दोस्तों, इस केस को मैं आप लोग को सुनाऊँ, फैसले के बारे में मैं आप लोग को बताऊँ, लेकिन इस केस के पूरे अगर मैं संक्षेप में आप लोग को बताऊँ तो इस केस के अंदर 3 बच्चे हैं जो बस इस दुनिया में अब अकेले बचे हैं। ना उनके सर पर उनके बाप का साया है, ना माँ का साया है, और ना कोई उनकी देखभाल के लिए है। दोपहर का खाना वो सरकारी स्कूल में खाते हैं। बड़ा बेटा लगभग 12 साल का है, मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरीके से ये जो 3 बच्चे हैं यानी 2 बेटे और 1 बेटियाँ, ये अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट के अंदर एक महिला अपने प्रेमी के साथ में खड़ी हुई है और कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि तमाम गवाहों और तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो महिला इस कोर्ट के अंदर खड़ी हुई है और ये जो व्यक्ति इसके साथ में खड़ा हुआ है, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इस महिला के ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और इसके साथ में ये जो पुरुष व्यक्ति खड़ा हुआ है इसके ऊपर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर ये दोनों ये जुर्माना भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद में इन्हें 6-6 महीने की और अतिरिक्त सज़ा सुनाई जाती है। तो आखिरकार कोर्ट की तरफ से इतनी ज़्यादा सख्ती के साथ में इन लोगों को क्यों सज़ा सुनाई गई? वो 3 बच्चे कौन थे जो आज स्कूल में और मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं? ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मैनपुरी से, और इसी मैनपुरी का एक थाना लगता है देबर थाना। और ये जो देबर थाना है इसी के आसपास एक गाँव लगता है मिलकपुर गाँव। और ये जो मिलकपुर गाँव है, इसी गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है जिसमें परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम हसमुद्दीन है। हसमुद्दीन की एक पत्नी है जिसका नाम शहनाज है, और हसमुद्दीन के टोटल 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा लगभग 10 साल के आसपास इसकी उम्र है, छोटा बेटा उससे छोटा है और उससे छोटी एक बेटी है। यानी पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। जो हसमुद्दीन था ये अपनी पत्नी शहनाज को बेनतहा मोहब्बत किया करता था। हालांकि हसमुद्दीन की फैमिली में, परिवार में सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। हसमुद्दीन की पत्नी थी, हसमुद्दीन के 2 बेटे और 1 बेटी भी थी, यानी परिवार मुकम्मल हो चुका था। भले ही हसमुद्दीन के पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हसमुद्दीन अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर रहा था। वो अपनी पत्नी के हाथ पर जो भी कमाता था वो ला कर रखता था, और उन्हीं पैसों से हसमुद्दीन की पत्नी शहनाज जो थी वो अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रही थी। और दोस्तों, जो हसमुद्दीन था ये कन्नौज के पास में जो खारिज थाना है, इसी के आसपास जो खंडनी और उसके आसपास के जो गांव हैं, इन्हीं गांवों में जाकर साइकिल से फेरी कर कर सब्जी बेचा करता था। और फेरी कर कर सब्जी बेचा, मंडी जाता, सुबह को वहाँ से सब्जी लाता, सब्जी लाकर बेचता, 1500 कमाता, इसी से ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें कम पैसों के बावजूद भी खुशियाँ होती हैं, बल्कि मैंने तो बहुत सारे करोड़पति लोग भी देखे हैं जो मखमल के गद्दों पर भी नहीं सो पाते। लेकिन यहाँ पर हसमुद्दीन का परिवार खुश था। तो कई कबार बार ऐसा होता था कि हसमुद्दीन लेट नाइट घर आता था
और लेट नाइट घर आता था। तो लेट नाइट घर आने के बाद में चूँकि एक व्यक्ति जो कम से कम 20 या फिर 25 किलोमीटर साइकिल चलाता है डेली, वो थक जाता है। थकने के बाद में वो आता है घर, खाना खाता है, सो जाता है। और कहीं ना कहीं इसकी जो पत्नी शहनाज थी वो हसमुद्दीन के इस रवैये से थोड़ा परेशान थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो पति है वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझना होगा हसमुद्दीन की भी मजबूरी को, क्योंकि हसमुद्दीन के आगे हसमुद्दीन की पत्नी भी है और उसके 3 बच्चे भी हैं, उनकी परवरिश भी करना है। यानी समय के साथ साथ हसमुद्दीन अपने काम के प्रति बिजी होता चला गया और दूसरी तरफ जो शहनाज थी ये अब गलत रास्ते पर चलने लगती है। शहनाज के जो थे संबंध जो थे वो आस पड़ोस के लोगों के साथ में बन जाते हैं। अब शहनाज के आस पड़ोस के लोगों के साथ में संबंध बन जाते हैं। उधर हसमुद्दीन जब कभी भी अपनी ड्यूटी जाता, यानी कि जो सब्जी बेचने के लिए जाता, तो उस समय शहनाज जो थी ये अपने प्रेमियों के साथ में गुलछर्रे उड़ाती। सारी ही चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। हसमुद्दीन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है वो आखिरकार घर के अंदर क्या कर रही है। और हसमुद्दीन को कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी के ऊपर कोई शक या फिर कोई डाउट करे। लेकिन दोस्तों सारी ही चीज़ें बढ़िया चल रही थी। इसी बीच में एक तारीख आती है 27 अगस्त साल 2023। और इसी 27 अगस्त साल 2023 को जो हसमुद्दीन था ये अपनी साइकिल पर फेरी करने के लिए जो सब्जी वगैरह थी उसे लेकर निकलता है। अब अमूमन रात के 7-8 बजे के आसपास ये घर लौट आता था। लेकिन यहाँ पर आज जो हसमुद्दीन था ये लौट कर नहीं आया था। लगभग 7 से 7:30 बजे के आसपास का समय हो चुका था। शहनाज परेशान थी कि उसका पति हसमुद्दीन नहीं लौटा है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक शहनाज ये सोच रही थी कि हो सकता है कि वो आ जाएं। कई बार ऐसा होता था कि दूर गाँव में सब्जी बेचने के लिए जाते थे तो आते आते लेट हो जाते थे। इसलिए आज भी शहनाज यही सोच कर बैठी थी कि उसके जो पति हैं वो लेट हो गए। लिहाजा उसके बाद में होता क्या है कि हसमुद्दीन के एक भाई होते हैं कुतुबुद्दीन, और उनके मोबाइल पर अचानक से एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि जो विष्णुगढ़ थाना है उसी विष्णुगढ़ थाने में एक जगह पड़ती है सरैया तिराहा, और इसी सरैया तिराहे पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जो देखने से ऐसा लग रहा है कि हसमुद्दीन की डेड बॉडी है, क्योंकि हसमुद्दीन की डेड बॉडी को जिसने भी देखा था वो हसमुद्दीन को भली भांति जानता था, क्योंकि हसमुद्दीन उस पूरे एरिया में सब्जी बेचने का काम किया करता था। अब जैसे ही कुतुबुद्दीन के पास में ये फ़ोन आता है, कुतुबुद्दीन तुरंत 112 नंबर डायल करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तुरंत पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर पहुँचती है, डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। लेकिन वहाँ पर पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है जो कातिल ने वहाँ पर छोड़ा हो। लिहाजा फर्स्ट नज़र में देखने से ऐसा लगता है कि कत्ल हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो हसमुद्दीन के भाई कुतुबुद्दीन होते हैं उनको भी शक होता है कि हो सकता है कि हसमुद्दीन का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि रात बिरात ये सड़क से आ रहे होंगे और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद इनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, पुलिस भी ये मान लेती है हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन फिर पुलिस को भी लगता है कि चलो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पुलिस के पास में जो मामला दर्ज होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट का होता है। और घर वालों को भी यही लग रहा था, और शहनाज भी इसी बात पर सब्र करके बैठ गई थी कि उसके पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जो 3 बच्चे थे घर के अंदर, उनका रो रो कर बुरा हाल था। तीनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके जो पिता थे वो सुबह सुबह अच्छे भले घर से गए थे और अब उनकी कैसे मौत हो सकती है। शाम को जब वो पिता घर पर लौट के आता था तो अपने बच्चों के लिए कुछ मार्केट से मिठाई या फिर कुछ पकौड़ी ऐसी वगैरह लेके आता था। बच्चे वही इंतज़ार देखते थे, लेकिन आज बच्चों के सर से उनके पिता का जो साया था वो छिन चुका था। लिहाजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का ये सब परिवार वाले इंतज़ार करने लगते हैं। उधर जो डेड बॉडी थी ये परिवार वालों को सौंप दी जाती है और जो भी रस्में या फिर रीति रिवाज रहते हैं मुस्लिम धर्म के हिसाब से, उस हिसाब से हसमुद्दीन की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सारे ही लोगों को इंतज़ार था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, लेकिन शहनाज सब्र कर गई थी। शहनाज को लग रहा था कि उसके पति की एक्सीडेंट में ही मौत हुई है, इसलिए शहनाज भी अब इस पूरे मामले में खामोश हो चुकी थी। गम था, आंखों में आंसू थे, लेकिन कहती भी और किससे तो क्या कहती। लिहाजा इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों, यकीनन दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है ये पूरे परिवार को एकदम से शॉक्ड कर देती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या हुई है, और इसके जिस्म पर और इसके सर पर चोटों के निशान हैं और इसके सर में एक गोली मारी गई है। अब सर में गोली मारी गई है यानी मामला साफ था। जो हत्या का, जो अभी तक एक्सीडेंट का एंगल लग रहा था, अब वो सीधा सीधा हत्या का मामला हो चुका था, यानी केस 90 डिग्री तक घूम चुका था। अब यहाँ पर पुलिस को संदेह होता है कि हत्या हुई है।
इसलिए पुलिस जो थी वो हसमुद्दीन की पत्नी जिसका नाम शहनाज था उससे पूछताछ करती है, साथ के साथ कुतुबुद्दीन से भी पूछताछ करती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी कोई रंजिश थी। तो कुतुबुद्दीन कहते हैं कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी ना रंजिश है, तो भला ऐसे में मैं किस पर शक जाहिर कर दूं कि उसने मेरे भाई की हत्या कर दी होगी। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस थी अब शहनाज से पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों जो शहनाज थी ये पुलिस के सामने किसी भी बात को सही तरीके से बताने की पोजीशन में नहीं थी। और दोस्तों जाहिर सी बात थी क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। अब पति की मौत होना, उसका सदमा ये शहनाज के सर पर था और उसके दिल पर एकदम से गमों का पहाड़ टूटा था। तो शहनाज पुलिस के सामने बस आंसू बहाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को शहनाज से जवाब चाहिए था। लेकिन यहाँ पर शहनाज पुलिस को कुछ बातें बताती है। इन बातों से कहीं ना कहीं पुलिस को शहनाज के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि शहनाज पुलिस के सामने कहती है कि उसके पति की किसी ने हत्या नहीं की है, बल्कि उसके पति का तो एक्सीडेंट हुआ है। मानो वो पुलिस के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो। पुलिस को कहीं ना कहीं शहनाज की बातों पर या फिर शहनाज जो गोल मटोल बातें घुमा रही थी, बार बार बयान बदल रही थी, इससे शहनाज के ऊपर शक हो जाता है। लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ पर कुछ भी जाहिर नहीं करती है। पुलिस शहनाज से भी कुछ नहीं कहती है, जो हसमुद्दीन का भाई कुतुबुद्दीन होता है उससे भी कुछ नहीं कहती है। पुलिस को शक तो था, लेकिन पुलिस श्योर होना चाहती थी, इसलिए पुलिस अपने आंख भर के आसपास के जितने भी मुखबिर थे उन सारे मुखबिरों को एक्टिव करती है और पता करने की कोशिश करती है कि हसमुद्दीन और शहनाज के बीच में रिश्ते कैसे थे। जितने भी मुखबिर होते हैं वो आके बताते हैं कि ना इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई होता, ना कभी झगड़ा होता, सारी ही चीज़ें बढ़िया थी इस पति पत्नी के बीच में। फिर पुलिस को लगता है कि अगर इन दोनों पति पत्नी के बीच में सब कुछ बढ़िया था तो फिर शहनाज की बातों में संदेह क्यों है। लिहाजा इस बार पुलिस जो थी वो टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है और पुलिस शहनाज की कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जिस शक के आधार पर शहनाज की कॉल डिटेल्स निकालती है, पुलिस का जो शक था ये सही साबित होता है। दरअसल शहनाज एक शख्स से घंटों घंटों बात कर रही थी और ये पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही थी और जिस दिन हत्या हुई है उस दिन भी बात हो रही थी। अब पुलिस इसके बारे में पता लगाती है कि भैया ये व्यक्ति कौन है। अब जब इसके बारे में पता लगाया जाता है तो पता ही चलता है कि पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम इरफान है और ये मोबाइल नंबर इरफान के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। लिहाजा पुलिस जो थी अब वो शहनाज को उठा लेती है और उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके जाती है। पुलिस की दूसरी टीम पहुंचती है और इरफान को भी उठा लेती है। अब इन दोनों को उठाकर पुलिस थाने लेके आ जाती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हर कातिल, हर मुजरिम पुलिस को बेवकूफ़ समझता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, सेम कुछ शहनाज और इरफान भी करते हैं। ये पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस के पास में पूरा सबूत था दोस्तों। पुलिस के पास में कॉल डिटेल्स थी और कॉल डिटेल्स में घंटों घंटों हुई बात थी। इसलिए पुलिस जो थी वो सोचती है कि ये दोनों ऐसे नहीं टूटेंगे। इसलिए पुलिस इन दोनों को अलग अलग कमरों के अंदर बिठालती है और अलग अलग कमरों में बिठाने के बाद में अब इनके साथ में सख्ती से पूछताछ करती है। जब इनके साथ में सख्ती से पूछताछ करती है तो शहनाज से पुलिस कहती है कि देखो इरफान ने तो सब कुछ बता दिया है और बेहतर यही होगा कि तुम भी सब कुछ बता दो, और अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो तुम्हारी सज़ा कुछ कम हो जाएगी। दूसरी तरफ एक टीम पुलिस की इरफान से भी यही कहती है कि शहनाज ने सब कुछ बता दिया है, बेहतर यही होगा, तुम्हारे लिए सहूलियत इसी में होगी कि तुम भी सब सच सच बता दो। अब जैसे ही शहनाज और इरफान अलग अलग तरीके से जब ये बातें सुनते हैं, चूँकि दोनों एक दूसरे के सामने थे नहीं, तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। शहनाज पुलिस को बताती है कि जब उसकी शादी उसके पति हसमुद्दीन के साथ में हुई तो हमारे बीच में बहुत प्यार था। हसमुद्दीन भी उसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, सारी ही चीज़ें बढ़िया चल रही थी। शादी के कुछ समय के बाद में एक बेटा हो जाता है, उसके बाद में दूसरा बेटा होता है, उसके बाद में एक बेटी भी होती है। जैसे ही घर परिवार के अंदर 3 सदस्यों की एंट्री होती है तो हमारा जो प्यार था, यानी मेरा और हसमुद्दीन का, परिवार में इन 3 बच्चों की एंट्री हुई और हमारा प्यार दरवाजे से बाहर चला गया। यानी हसमुद्दीन जो था वो दिन और रात मेहनत कर अब और सिर्फ पैसा कमाने की सोचता ताकि वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सके। लेकिन उसकी इस पैसा कमाने की सनक में मेरी जो जवानी थी, मेरा जो प्यार था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था। अब मैं जब भी हसमुद्दीन फेरी से आते, मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की या फिर थोड़ी सी मजाक किया या फिर उससे कुछ छेड़छाड़ करती या फिर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती, तो जो हसमुद्दीन था ये थका होने का बहाना बनाकर सो जाता। इसी वजह से जो शहनाज थी ये नज़दीक में ही रहने वाले इरफान के साथ में टच में आती है। उसके साथ में फिर जब ये टच में आती है तो घंटों घंटों उससे बात करती है, उससे मोहब्बत बढ़ती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला था वो शुरू होता है, फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। क्योंकि दोस्तों एक पति में और एक प्रेमी में ये अंतर होता है। प्रेमी महज बस कुछ घंटे देता है, कुछ पैसे खर्च कर देता है, उसके सिवा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ जो पति होता है उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी, दवा की जिम्मेदारी, कपड़ों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों में कहीं जाना है वहाँ की जिम्मेदारी, किसी के यहाँ शादी है उसकी जिम्मेदारी, घर के अंदर शाम को क्या खाना बनना है उसकी जिम्मेदारी, तमाम तरीके की जिम्मेदारी पति के ऊपर होती है। इसलिए महिलाएं कहती हैं कि पति हमें टाइम नहीं दे पा रहा है। आप जिस तरीके से आपका पति आपके लिए जान दे रहा है, अपनी ज़िंदगी खपा रहा है, अपनी जवानी खपा रहा है, इसी तरीके से आप भी उसका साथ दीजिए। अब यहाँ पर शहनाज या इरफान के साथ में कुछ इस तरीके से मशगूल हो जाती है, इस तरीके से बिज़ी हो जाती है, तो उसके बाद में उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हसमुद्दीन अब उसके प्यार में बाधा बन रहा है, क्योंकि वो इरफान के साथ में भागकर शादी करना चाहती थी। और इसी बीच में इरफान और ये शहनाज दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत 27 अगस्त साल 2023 को जब हसमुद्दीन फेरी कर वापस लौट रहा होता है, तो विष्णुगढ़ थाना के पास में जो सरैया इलाका पड़ता है, वहीं पर जो इरफान था ये उसकी साइकिल रुकवाता है हसमुद्दीन की, और उसके सर पर गोली मारता है और उसकी डेड बॉडी को ईंट पत्थर से कुचलकर वहीं पर रोड पर फेंक देता है, ताकि पुलिस को और तमाम लोगों को ये लग सके कि ये मौत एक्सीडेंट से हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस के काम की तारीफ़ करनी होगी कि पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। और दोस्तों बड़ी हैरानी हुई कि जब ये मामला कोर्ट में पहुँचा और कोर्ट से जो फैसला आया वो ये आया कि जो इरफान और शहनाज है इन दोनों की उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ शहनाज पर 20,000 और इरफान पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दर्द भरा पार्ट इस कहानी का ये है कि वो 3 बच्चे जो थे वो अनाथ हो चुके हैं, यानी बाप का साया पहले ही छीन चुका है। माँ शहनाज ने बाप का कत्ल करवा दिया, और दूसरी तरफ जो माँ शहनाज है अब वो सलाखों के पीछे जा चुकी है, और तमाम उम्र वो शायद सलाखों के पीछे ही रहे। तो ज़रा सोचिए ऐसे 3 बच्चों का क्या कसूर है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अवैध संबंध इंसान बना तो लेता है, लेकिन इसका जो फ्यूचर होता है ये कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, और कभी कभी ये अवैध संबंध खून के प्यासे हो जाते हैं। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, इसमें राजेश कुमार हैं, लिखते हैं शाहवेज मलिक जी वेरी नाइस स्टोरी, और इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपाते, राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश ठाकुर जी आपका जो शेर है मैंने आपके अंदाज़ में सुनाया है, उम्मीद करता हूँ दर्शकों को पसंद आएगा, शुक्रिया आपका। उसके बाद में शैलेश मिन्हा लिखते हैं आई लिसन नेक्स्ट डे सो आई डज नॉट मैटर मी जनरली माई डे स्टार्ट विथ योर स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द स्टोरी टेलर्स। तो मेरे भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सारे स्टोरी टेलर्स से बढ़ के प्यार दिया है, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, 9 o'clock सुनाइए, और विंटर में 8 o'clock शायद लिखा है इन्होंने, और स्टोरी आप बहुत सुनाते हैं, तुम्हारा मेरा ये ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मोहम्मद रियाज जी आपने अपना ओपिनियन दिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए, शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहवेज भाई बहुत अच्छी कहानी है। तो खान अकील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश भट्ट हैं, लिखते हैं 10 बजे का टाइम ठीक है भैया। तो राजेश भट्ट जी आज से हमने टाइम डिसाइड कर लिया है, और अब से आपको जो वीडियो होंगी वो रात 8 बजे ही मिला करेंगी। राजू सोलंकी हैं, लिखते हैं लव यू मलिक भाई। तो राजू सोलंकी जी लव यू टू मेरे भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में एस के खान लिखते हैं मलिक भाई शुक्रिया, 8 बजे स्टोरी पोस्ट करो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एस के खान जी आज से जो वीडियो है 8 ही बजे आ रही है, शुक्रिया आपका, इंतज़ार करिएगा। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपके इस कमेंट्स को पिन कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और अपने घर में किसी को भी ऐसे ही आने देते हैं, तो उनके साथ आज के इस दौर में अंजाम बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं। उसके बाद में राजू सोलंकी लिखते हैं गुड स्टोरी भाईजान। तो राजू सोलंकी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें थैंक्स बोलते हैं, शुक्रिया। अरबाज खान लिखते हैं 8 o'clock डालो, शुक्रिया भाई। और उसके बाद नाइस शॉर्ट करके लिखते हैं 9 बजे डाल दो भाई, तो 8 बजे ही डालेंगे मंसूरी भाईजान जी कहते हैं। सिद्दीक अहमद हैं जिन्होंने आज मुझे पर्सनली फ़ोन भी किया था और बहुत देर इनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत सारी टिप्स भी दी हैं, तो उनकी बात पर मैं अब से ध्यान दूंगा। और ये लिखते हैं 8 PM का जो समय है ये ठीक रहेगा। तो सिद्दीक अहमद जी आज से कोशिश रहेगी कि 8 बजे ही स्टोरी आए। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार भाई बहुत बढ़िया कहानी है आपकी। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आप तो हमेशा से प्यार करते हैं, शुक्रिया आपका। शीलनिधि हैं, लिखते हैं स्टोरी का टाइम ज़्यादा लेट ना रखो भाई, बीच का टाइम सोचो 9 बजे का सही है। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से। तो 9 बजे का समय तो हम नहीं ले सकते, 9 बजे शम्स ताहिर खान सर आते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा शम्स ताहिर खान से टक्कर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने 8 बजे का समय कर दिया। उसके बाद में रहमत अंसारी जी बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं क्या बात है मेरे भाई, दिनेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में धीरज सिंह लिखते हैं भैया जयराम जी की गनीमत रही थी कि अलग हो गई, नहीं तो डिब्बे में भी पैक कर सकती थी भैया, आपकी कहानी 10 बजे ही सुनाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो धीरज सिंह जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं पहले ही कहता हूँ कि अगर कोई किसी से एक तरफ से उसके साथ रहने में कोई कंफर्ट नहीं है, अनकंफर्ट फील कर रहा है, तो वो उससे अलग हो जाए, वो बेहतर है, लेकिन किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। सुनते आगे लिखते हैं, अपना ख्याल रखो मलिक भाई साहब, शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में बनाए करके आइडिया लिखते हैं, सर 2-4 दिन पहले कोटा में हुआ है, उसके बारे में बताइए, तो मैं इस केस पर स्टडी करूँगा। उसके बाद में अनवर करके आइडिया लिखते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको जो टाइम जमता हो उस टाइम पे कहानी सुनाएं या डालिए, मैं तो देखता ही हूँ आपकी कहानी। तो शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई साहब कल हम आपके वीडियो को काफ़ी देर चेक किए लेकिन आपका वीडियो नहीं मिला, तो मैंने पोस्ट करके बता दिया था, आप एक बार जाकर सब्सक्रिप्शन वाले फीड में देख लिया करें किसका क्या पोस्ट है। सैयद आदिल हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, फैमिली में सब ठीक हैं? जी भाई सब ठीक हैं, और आपके यहाँ कैसे हैं सब बताइएगा। नरगिस बानो है, ये लिखती हैं 8 बजे का टाइम ठीक है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, सुबह को जल्दी उठना होता है, तो रात में जल्दी सोना भी होता है, इसलिए आपकी स्टोरी मिस हो जाती है, और मैं ही नहीं बल्कि काफ़ी लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम है। तो नरगिस बानो जी, यही सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने स्टोरी का टाइम 8 बजे कर दिया है। आगे नरगिस बानो लिखती हैं, सर मैं बूंदी ज़िले के डबी थाना की रहने वाली हूँ, और सर ये 4 अगस्त को एक युवक का मर्डर हुआ था, क्योंकि युवक का नाम सोनू सिंह है और जिसका मर्डर बहुत ही दर्दनाक हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस घटना को पूरी स्टडी करने पर फिर हम लोगों को सुनाएं। जी नरगिस बानो जी, मैं अपने स्क्रिप्ट राइटर को दूंगा, वो इस पर रिसर्च कर ज़रूर देंगे और उसके बाद मैं सुनाऊंगा। दिनेश कुमार जी बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें शुक्रिया अदा करते हैं कहानी सुनाने के बाद में। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है, कहानी में कुछ खामियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को पसंद आएंगी, और खामियाँ आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सुधार कर अपनी मजबूती में आप लोगों के सामने रख सकूँ, यानी अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती बना सकूँ। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।